अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 5 अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 160 पे है। तो अब आप इसमें देखें क्या इन्फॉर्म कर रहा है। ये मून एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। इसका जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 मिलियन है। 100,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाले, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलियन कंप्लीट हो गया, 10 लाख रुपीज़, राइट। कह रहा है अब 31 दिसंबर 2010 पे इस कंपनी के 50,000 शेयर्स जो से हैं वो इशू हो चुके हुए हैं। तो मीन्स इस 100,000 शेयर्स में से 50,000 शेयर्स वो इशू कर चुके हुए हैं 10 रुपीज़ वाले। तो ये मिल के कितना हो गया 500,000। तो ऑथराइज कैपिटल 1 मिलियन और इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 500,000 है। अब बाकी उसने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ये नीचे टेबल फॉर्म में, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पेज नंबर 161 पे ये उसने 6 एडजस्टमेंट्स दी हैं। आपसे कह रहा है जी कि इसकी इस इंफॉर्मेशन की बेस पे रिक्वायरमेंट में कह रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट जो सी है वो प्रिपेयर करें। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। सबसे पहले हम लोग 3 लाइन्स यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। तो पहली लाइन में मून एंड कंपनी, सेकेंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं तो इस वक्त हम बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड लाइन में डेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब पहले बनेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इसकी डेबिट साइड पे पहला आइटम जो हमने इनपुट के तौर पे लेना है वो है ओपनिंग स्टॉक। तो ये ट्रायल बैलेंस में वेरी फर्स्ट आइटम दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे 100,000 रुपीज़, ये आ गया यहाँ पे। क्रेडिट साइड पे वेरी फर्स्ट आइटम आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में उसने बताया ये 200,000 है। डेबिट पे ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट पे क्लोजिंग स्टॉक। अब डेबिट साइड पे सेकंड आइटम आ जाएगा बेटे परचेजेस लेस रिटर्न। तो आप देखें परचेजेस ट्रायल बैलेंस में ये थर्ड आइटम पड़े हुए हैं 600,000 इनर कॉलम में। अब इसमें से परचेज के रिटर्न माइनस करने हैं, वो है ही नहीं है, तो आउटर में 600,000 चला गया। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा सेकंड आइटम सेल्स लेस रिटर्न्स। तो अब इस वक्त सेल्स उसने बताई है बेटे हमें 850,000, इसकी वैल्यू को लिखेंगे इनर कॉलम में। अब सबसे पहले सेल में से रिटर्न माइनस करने थे, लेकिन उससे भी पहले सेल्स पर एडजस्टमेंट मौजूद है, एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसमें उसने हमें इन्फॉर्म किया था कि हमारी क्रेडिट सेल्स 1200 रुपीज़ की अनरिकॉर्डेड है। तो अब सेल के अनरिकॉर्डेड होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, एक हमारी सेल्स कम शो हो रही हैं और दूसरे हमारे डेटर्स कम शो हो रहे हैं। तो अब सेल्स में भी 1200 ऐड किए जाएंगे और बैलेंस शीट में जब डेटर को ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे भी 1200 ऐड किए जाएंगे, डबल इफेक्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर वक्त सेल्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स 1200 ऐड की, टोटल आ गया 851,200। अब इसमें से सेल के रिटर्न माइनस करने हैं, वो है ही नहीं है, नील, आउटर में आ जाएगा 851,200। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड होगी कंप्लीट, यहाँ पे मजीद कोई आइटम नहीं आएगा। जबकि अब जो डेबिट साइड है यहाँ पे आ जाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो कौन कौन से हैं बेटे, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये हमारे पास लिस्ट है इनकी। तो अब इन तमाम एक्सपेंसेस में से इस वक्त उसने हमें सिर्फ एक एक्सपेंस दिया हुआ है बेटे, ये फोर्थ पॉइंट है वेजेस। तो अब वेजेस इसकी वैल्यू है 140,000, तो इसको आउटर में नहीं लिखेंगे, इनर में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट भी मौजूद है। तो अब एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखें, वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग है वेजेस आपके 10,400। तो आउटस्टैंडिंग को यहाँ पर करेंगे ऐड, तो टोटल हो जाएंगे वेजेस 150,400। अब ये जो 10,400 आउटस्टैंडिंग है, ये चूंकि एडजस्टमेंट की अमाउंट है तो इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ वहाँ जाके ये करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम इसको करेंगे क्लोज। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमारे पास 10,51,200 बन रहा है, जबकि डेबिट साइड पे हमारे पास 8 लाख रुपीज़ बन रहे हैं, 800,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, डिफरेंस आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट CD 200,000 एंड 800 रुपीज़। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट BD के नाम से, 2,08,000 रुपये। अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगा बेटे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड पे लिखेंगे और इनकम सारी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो सबसे पहले देखें ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट साइड पे स्टॉक हो चुका है, सेल्स हो गया है, परचेज हो चुका है, वेजेस भी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में सारे आइटम हो चुके हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा 8,400।
नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 6300। नेक्स्ट पॉइंट बेटे ज़रा इंपॉर्टेंट है, देखें कह रहा है इंश्योरेंस है आप लोगों की कितनी 13,440। अब उसने एडजस्टमेंट में तो इंश्योरेंस के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन इस इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट उसने हमें यहीं पे बता दी है। वो कह रहा है ये जो इंश्योरेंस है ना, कह रहा है इंश्योरेंस पेड अप टू 30 जून 2010, सॉरी 2011। अब हम देखें अकाउंट्स कब बना रहे हैं, क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें 31 दिसंबर 2010 पे बना रहे हैं। वो कह रहा है ये पेमेंट 30 जून 2011 तक हो गई है। इसका मतलब है आपने 2010 में रहते हुए 2011 के 30 जून तक के भी पैसे दे दिए, मींस प्रीपेड है आपके, तो वो प्रीपेड हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो फिर आप यहाँ लिखेंगे लेस प्रीपेड 13,440 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12। तो क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 माह आप आगे गए, कितने में से 12 में से, तो 6/12 करेंगे तो 6720, ये माइनस करेंगे, बाकी 6720 आउटर कॉलम में चला जाएगा। अब ये जो प्रीपेड यहाँ से माइनस किया है ये बैलेंस शीट में जाके हमारा करंट एसेट बन जाएगा, दूसरा इफेक्ट, राइट। नहीं बेटे नेक्स्ट पॉइंट सैलरीज दिया है, तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा 37,000। अब इस पर भी एडजस्टमेंट मौजूद है। थर्ड एडजस्टमेंट में उसने बताया था कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं आपकी 2,400, तो आउटस्टैंडिंग को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 39,400। अब ये 2,400 बैलेंस शीट में जाके अगेन वही करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने हमें बताया है रेंट, तो रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा 12,000। अब इस पर भी एडजस्टमेंट मौजूद है। थर्ड एडजस्टमेंट में बता रहा है कि आपका रेंट 1200 आउटस्टैंडिंग है, तो अगेन आउटस्टैंडिंग रेंट को रेंट में ऐड कर देंगे 1200 को, तो ये टोटल हो जाएगा 13,200। अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,200, ये जाके बैलेंस शीट में हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट रेंट के बाद दिया हुआ बेटे जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा 17,900। नेक्स्ट उसने बताया बेटे हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा अभी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा एक्सपेंस है, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटिंग 4,800। एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट है, वो भी हमारा एक्सपेंस है, 7,600 आ जाएगा। फिर पोस्टेज ये भी हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा 21,000। नेक्स्ट पॉइंट दिया बेटे उसने डेटर, तो डेटर बैलेंस शीट में करंट एसेट बनेंगे, लेकिन इस पर टिक लगा हुआ है एडजस्टमेंट है, तो डेटर पे बैड डेट वाली एडजस्टमेंट होती है, तो ये बैड डेट वाली एडजस्टमेंट अब हम यहाँ पे ट्रीट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मेन हेडिंग को नाम देंगे रिजर्व फॉर बैड डेट, ये आ गया हमारे पास मेन हेडिंग। अब करना क्या है, यहाँ पे हमने अपने सबसे पहले 4 आइटम्स को ट्रीट करना है, एड लेस करना है। उनमें सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट को ओल्ड बैड डेट के नाम से लेंगे। तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस में राइट साइड पे लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है बैड डेट 6,400, इसको कहेंगे आप ओल्ड बैड डेट 6,400। अब आप इसमें 2 चीज़ें ऐड कर लेंगे, एडजस्टमेंट वाले बैड डेट और एडजस्टमेंट वाले रिजर्व को ऐड करना है। तो अब आप देखें एडजस्टमेंट नंबर 4 में उसने जिक्र किया है बैड डेट का, तो कह रहा है 600 के बैड डेट हुए हैं, तो वो कहलाएंगे न्यू बैड डेट, तो पहले ये न्यू बैड डेट 600 लिखें। फिर ऐड करना है न्यू रिजर्व को, तो ये भी एडजस्टमेंट में मिलेगा, तो उसने क्या कहा है डेटर का 2% रिजर्व लें, ठीक है। अब डेटर की वैल्यू बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें तो ये 77,400 पड़ी हुई है, ये 77,400। अब इसका हमने लेना था 2%, लेकिन सबसे पहली बात डेटर की ये वैल्यू ही गलत है जिसका हमने 2% लेना है, क्योंकि देखें उसने कहा था हमारी क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, हमारी सेल्स भी कम शो हो रही हैं और डेटर भी कम शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डेटर की वैल्यू है ही गलत वाली, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, वो जो आप लोगों के अनरिकॉर्डेड डेटर थे वो इसमें सेल्स थी वो इसमें ऐड करें 1200, तो फिर आपके पास डेटर का असल फिगर आएगा। अब उसमें से वो कह रहा है न्यू बैड डेट जो से हैं वो 600 हुए हैं, तो वो माइनस भी कर लें क्योंकि ये पैसे नहीं मिल रहे, 1200 लेने वाले रिकॉर्ड नहीं किए थे और 600 के बैड डेट हो गए, तो ये माइनस करें, 1200 को ऐड करें, 600 को माइनस करें, जो बाकी बचेगा फिर उसका आप 2% लें, तो ये आ जाता है 1560। तो अब आप 6,400 प्लस 600 प्लस 1560 इनको ऐड करें, तो ये आ गया 8560, ये 3 आइटम्स ऐड हुए। अब फोर्थ पॉइंट ट्रायल बैलेंस वाला रिजर्व फॉर बैड डेट आपने यहाँ से माइनस कर देना है, तो वो दिया ही नहीं है, ओल्ड रिजर्व के नाम से माइनस करना है, तो अब ट्रायल बैलेंस में वो है ही नहीं है, निल, तो आउटर में आ गया 8560। तो ये बैड डेट की कंप्लीट एडजस्टमेंट ट्रीट हो गई, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बेटे डेटर के बाद क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं आना है,
प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में आना है, नहीं आएगा, लेकिन टिक लगा हुआ है एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में बता रहा है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन लेनी है, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी, डेप्रिसिएशन मशीनरी। तो कितना है प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 161,000 है, आपने इसका 15% लेना है, तो ये आ जाएगा 24,150। ये आ गई डेप्रिसिएशन इसकी प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक है, अब पेज खत्म हो गया है, तो अगले पेज पे चलते हैं बेटे। तो अब नेक्स्ट पेज पे ये दोबारा से लिख देंगे ऊपर टॉप पे प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्टिन्यूड। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट दिया है बेटे फर्नीचर, तो ये भी बैलेंस शीट में एसेट बनेगा, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है कि आपने फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, तो वो यहाँ आ जाएगी डेप्रिसिएशन फर्नीचर। 34,000 का फर्नीचर है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में उसने कहा 10% डेप्रिसिएशन लें, तो ये आ गई 3,400। राइट, नेक्स्ट कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जाएगा, लोन बैलेंस शीट में जाएगा, बैड डेट्स हम फार्मूले में यूज़ कर चुके। तो ले बेटे, इसके साथ ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस 2 पेजेस पे किया आपका, ये रहा, ये क्रेडिट साइड पे 2,08,000 और 6,300 हैं, तो ये दोनों अमाउंट्स मिलके 2,07,100 रुपये बनती हैं। और ये जो डेबिट साइड है इसका टोटल अब हमारे पास कम आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो 207,100 यहाँ भी आ गया, 207,100 यहाँ भी आ गया, तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 51,970। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट 51,970। राइट, अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपने थर्ड अकाउंट की तरफ, विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। मून एंड कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब सबसे पहले हम लोगों ने अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड को फिलअप करना है। तो एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे टोटल नंबर ऑफ आइटम आने हैं 2। पहला आइटम बेटे आप ट्रायल बैलेंस से लेंगे प्रॉफिट का बैलेंस, वो किस नाम से पड़ा होगा, हर क्वेश्चन में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से पड़ा होगा। तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस की लेफ्ट साइड पे आखिरी पॉइंट पड़ा हुआ है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 12,440, उसको अब आपने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड पे लिख देना है 12,440, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होना है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आना है, अभी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बना के ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा था ना, ये आ जाएगा दिस ईयर प्रॉफिट के नाम से 51,970। बस जी, हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे एप्रोप्रिएशन की ट्रायल बैलेंस से 2 आइटम आने हैं, एक आना है इंटायरम डिविडेंड, वो नहीं है ट्रायल बैलेंस में, छोड़ दें। दूसरा आना है ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक, ट्रायल बैलेंस से। तो अब ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें तो राइट से लास्ट में थर्ड पॉइंट पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व। तो एप्रोप्रिएशन में जो आना है वो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आना है, जनरल रिजर्व नहीं आना है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो अब आप देखें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व मौजूद नहीं है। ठीक, अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड के बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे हमें एडजस्टमेंट से मिलेंगे। और एडजस्टमेंट से कौन से पॉइंट लेने हैं आपने, तमाम तरह के रिजर्व और प्रोविजन बैड डेट के रिजर्व को छोड़ के, मींस बैड डेट के रिजर्व को छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी रिजर्व और प्रोविजन है वो सब एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ठीक, तो अब आप देखें एडजस्टमेंट नंबर 1 से लेके 5 तक की नहीं आएंगी, कोई भी पॉइंट नहीं है, 6 वाली एडजस्टमेंट आ जाएगी सिर्फ। वो कह रहा है डिविडेंड प्रपोज किया आपने 5%, तो ये जो डिविडेंड की एडजस्टमेंट है ये हमेशा शेयर कैपिटल पे होती है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, अब कितना लेना है, 5%, किस चीज़ का वो नहीं बता रहा, तो हमेशा कैपिटल पे। कौन सा वाला कैपिटल, इशूड वाला कैपिटल, ऑथराइज पे नहीं, इशूड वाले कैपिटल पे। तो कितना था, 50,000 शेयर्स थे 10 रुपीज़ वाले, पहली 3 लाइन में जो इसने इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, तो 50,000 शेयर्स 10 रुपये वाले इशू हुए थे, तो मल्टीप्लाई किया था तो वो 500,000 बनता है। तो अब आप 500,000 का 5% लें तो ये आ जाता है 25,000। अब चूंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, प्रपोज डिविडेंड का, ये जाके बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। लिंच, हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब आप इसको क्लोज करें। क्रेडिट साइड पे 2 पॉइंट हैं, इनका सम बन रहा है 64,410, डेबिट साइड पे सिर्फ 25,000 है। तो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, डिफरेंस आ जाएगा 39,410। ये कहलाएगा अब हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में ये जाएगा कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड पे, सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में, RS, रिजर्व एंड सरप्लस।
लें बेटे, ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी अकाउंट की तरफ, विच इज़ बैलेंस शीट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी बैलेंस शीट है ये कैसे बनेगी। ठीक है, तो आप देखें वही 3 लाइंस यूज़ करें, मून एंड कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। पहले आते हैं हम अपनी लाइबिलिटीज साइड पे, तो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीज़। अब लाइबिलिटीज साइड पे हमारी टोटल जो नंबर ऑफ हेडिंग्स आनी है वो 5 है। उनमें से पहली मेन हेडिंग है शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहले लेंगे हम अपना ऑथराइज कैपिटल। तो ये उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में पहली 3 लाइंस में इन्फॉर्म किया था 100,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये आ जाएगा 1 मिलियन, 10 लाख रुपए, लिख के डबल अंडरलाइन। फिर आ जाएगा बेटे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो ये भी उसने पहली 3 लाइन में ही बताया 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 500,000। ये हमारी पहली मेन हेडिंग खत्म हो गई। अब सेकंड मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस का डाटा हमने 2 जगहों से लेना है। पहले नंबर पे आप देखें ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं, तो देखेंगे राइट साइड पे लास्ट से 3rd पॉइंट पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा, एक ही पॉइंट है। अब दूसरे नंबर पे आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफर होना है। तो अब आप देखें एप्रोप्रिएशन में टोटल 2 पॉइंट लिखे थे हमने, एक प्रपोज डिविडेंड और दूसरा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो प्रपोज डिविडेंड करंट लाइबिलिटी 5वीं हेडिंग में जाएगा और वो जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है वो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, रिजर्व एंड सरप्लस में 39,410। तो ये हमारी सेकंड मेन हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं थर्ड मेन हेडिंग की तरफ, लॉन्ग टर्म लोन्स, इसी नाम से मौजूद होंगे, नहीं दिए हुए लिख के निल। फोर्थ मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे डिबेंचर्स एंड पीटीसीज, वो भी नहीं दिए हुए, निल। फिर फिफ्थ मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज का डाटा हम लोगों ने 4 जगहों से ट्रांसफर करना है हर क्वेश्चन में। पहले नंबर पे आप देखें कि ये जो आपकी फोर्थ मेन हेडिंग थी डिबेंचर्स, इसका अगर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो वो लेना है आप लोगों ने। तो अब आप देखें हमारे पास डिबेंचर ही नहीं थे, तो इसलिए हमें उसका इंटरेस्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट नहीं है, छोड़ देंगे, राइट। दूसरे नंबर पे अब आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफर होना है। तो वहाँ से क्या आना है, सिर्फ प्रपोज डिविडेंड, तो वो यहाँ पे आ जाएगा प्रपोज डिविडेंड 25,000। ठीक है। तीसरे नंबर पे अब आप देखें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब आप देखें ट्रायल बैलेंस में राइट साइड पे 5वां पॉइंट पड़ा हुआ है क्रेडिटर्स, वो करंट लाइबिलिटी होती है 70,400, वो आ गया। और सेकंड लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है राइट साइड पे, वो है हमारे पास लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर 31,400, ये भी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आप चौथे नंबर पे अब आप देखें कि एडजस्टमेंट में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो नहीं है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसे ले लें। तो अब आप देखें एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमारे 3 एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,400, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,400 और आउटस्टैंडिंग रेंट 1,200, ये आ गया। तो इसके साथ ही हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटे हम अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। तो अब जब हम अपनी एसेट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेन हेडिंग्स आएंगी। उनमें से पहली मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे फिक्स्ड एसेट्स। अब इस फिक्स एसेट के 2 हिस्से हो जाएंगे, पहले आएंगे टेंजिबल एसेट्स, फिर आएंगे इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल में से 2 दिए हैं, एक उसने प्लांट एंड मशीनरी बताया था 161,000, एडजस्टमेंट थी कि इस पर डेप्रीसिएशन लेनी थी, माइनस करें डेप्रीसिएशन, बाकी 136,850 रुपीज़ बाहर चला गया। फिर उसके बाद उसने फर्नीचर बताया था 34,000, अब इसमें से इसकी डेप्रीसिएशन माइनस करते 3,400, तो बाकी 30,600 बाहर चला गया। अब ये जो डेप्रीसिएशन थी 24,150 मशीनरी की और फर्नीचर की 3,400, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे भी पड़ी हुई है सेकंड इफेक्ट के तौर पे। तो ये टेंजिबल्स कंप्लीट हो गए। अब फॉलो करेंगे इनटेंजिबल, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पैटेंट्स, चारों में से कुछ भी नहीं है, बस जी। पहली मेन हेडिंग फिक्स एसेट कंप्लीट हुई। अब आ जाते हैं सेकंड मेन हेडिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ, वो है ही नहीं है, निल। थर्ड मेन हेडिंग डेफर्ड कॉस्ट। तो डेफर्ड कॉस्ट में 3 चीज़ें आती हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, छोड़ देंगे। फिर फाइनली फोर्थ मेन हेडिंग करंट एसेट्स। तो अब करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहला पॉइंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है स्टॉक 1 लाख, वो है ओपनिंग स्टॉक। तो हमारा जो करंट एसेट बनता है वो क्लोजिंग स्टॉक बनता है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया था क्लोजिंग स्टॉक
200,000 वो ले लिया हमने। फिर उसके बाद ये जो इंश्योरेंस थी प्रीपेड थी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट बन जाएगी 6270। फिर उसके बाद राइट साइड पे फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है डेटर, तो डेटर हमारा करंट एसेट है 77,400 इनर कॉलम में लिखेंगे। अब इस पर एडजस्टमेंट है। सबसे पहले ये अनरिकॉर्डेड थे, तो जितने अनरिकॉर्डेड थे वो ऐड करें। क्रेडिट सेल अनरिकॉर्डेड थी ना एडजस्टमेंट नंबर 5 में, वो 1200 रुपये ऐड किए, तो डेटर का एक्चुअल अमाउंट आ गया हमारे पास 78,400। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अपने न्यू बैड डेट 600 रुपीज़ और न्यू रिजर्व 1560, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ट्रीटमेंट की थी, तो उसमें से न्यू बैड डेट पहले माइनस करें 78,000 आ गया, और फिर न्यू रिजर्व माइनस करें तो बाकी 76,440 ये बाहर आउटर कॉलम में चला गया। तो ये डेटर ट्रीट हो गए कि डेटर में से न्यू बैड डेट और न्यू रिजर्व माइनस करते हैं, राइट। तो वो माइनस करके बाहर लिख दिया। और फिर उसके बाद उसने बताया बेटे कैश एट बैंक ये कितना है 279,600, ये हमारा करंट एसेट बन गया। ले बेटे ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड भी हो गई कंप्लीट। तो इसके साथ ही हमारी बैलेंस शीट हुई ओवरऑल कंप्लीट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और एसेट साइड का टोटल करेंगे। तो दोनों साइड्स पे 730,210 लाइबिलिटी साइड पे भी आया और 730,210 एसेट साइड पे भी आया। दोनों साइड्स खुद ही बराबर होंगी, ये बैलेंस शीट की खसूसियत है। तो ले बेटे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हुआ।